दुर्गामती 2020 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जो कि 2018 में रिलीज हुई बागमती फिल्म की एक रीमेक है और इन दोनों ही फिल्मों को जी अशोक ने डायरेक्ट किया है। अब क्योंकि ये फिल्म काफी नई है तो इसकी रेटिंग्स IMDb वगैरह पे फ्लक्चुएट हो रही है, लेकिन इन जनरल लोग इस फिल्म को रीमेक होने की वजह से ज्यादा पसंद नहीं कर रहे। दुर्गामती फिल्म Amazon प्राइम पे अवेलेबल है और ऐसे में आप इस एक्सप्लेनेशन को देखने से पहले फिल्म को जरूर देख लें, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन में मैं फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसमें मेजर स्पॉयलर्स होंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम एक गांव का सीन देखते हैं जहां गांव वाले एकदम डरे डरे से थे। कुछ ही देर बाद गांव वालों पे कोई तो बेरहमी से अटैक करता है और ऐसे में हम व्यूअर्स को ये नहीं दिखाया जाता कि ये अटैक किसने किया है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर ईश्वर प्रसाद नामक इंसान पे फोकस करता है जो कि सेंट्रल वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर था। ईश्वर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखा था जहां हमें पता चलता है कि उनके राज्य में पिछले 6 महीनों में 12 मंदिरों से भगवान की प्राचीन मूर्तियां चोरी हुई है। ईश्वर कहता है कि अगर उसने 15 दिनों में ये भगवान की मूर्तियां खोज न ली तो वो राजनीति छोड़ देगा। उसके जाने के बाद पार्टी को अजय नाम का बंदा संभालेगा जो कि ईश्वर का कोई सगा नहीं था बल्कि एक आम किसान का बेटा था। ईश्वर यहाँ चीफ मिनिस्टर को भी टारगेट करता है और ये सब देखकर हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि मानो ईश्वर एक बहुत ही ईमानदार और कर्मठ पॉलिटिशियन है। वहीं दूसरी तरफ ईश्वर के इस भाषण से सीएम काफी विचलित थे और वो ईश्वर को किसी फ्रॉड में फंसाने के लिए सताक्षी गांगुली को बुलाते हैं जो कि सीबीआई की जॉइंट डायरेक्टर थी। सताक्षी फौरन ही एक टीम बिठाकर ईश्वर के खिलाफ कुछ तो बुरा खोजने की कोशिश करती है, लेकिन ईश्वर का पॉलिटिकल करियर एकदम क्लीन था। यहाँ सताक्षी बताती है कि जिन 12 मंदिरों से मूर्तियां चोरी हुई हैं उस शहर में चोरी के दिन ईश्वर जरूर मौजूद था। यानी कि कभी वो किसी योजना का उद्घाटन कर रहा था तो कभी किसी सोशल वेलफेयर स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन इस छोटे से कोइंसिडेंस के दम पर ईश्वर को टारगेट करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए सताक्षी IAS चंचल चौहान को इंटरोगेट करने का प्लान करती है जो कि फिलहाल तो जेल में थी, लेकिन चंचल ने 10 साल ईश्वर के साथ उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बनके काम कर रखा था। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि भाई चंचल जेल में क्यों थी? तो चंचल के ऊपर अपने पति को शूट करके मार डालने का इल्जाम था और चंचल के पति का भाई ACP अभय सिंह था जो कि मूर्ति चोरी वाले केस पे काम कर रहा था। अभय को जानबूझकर इस केस में रखा गया था ताकि उसकी चंचल से पर्सनल प्रॉब्लम्स को CBI यूटिलाइज कर सके। खैर, CBI वाले लोग चंचल को पास वाले गांव के दुर्गामती हवेली में इंटरोगेट करने का प्लान बनाते हैं क्योंकि इस हवेली को लोग भूतिया मानकर यहाँ नहीं आते थे। लोगों का मानना था कि दुर्गामती इस इलाके की रानी हुआ करती थी जो कि अमावस के रात उन लोगों की बलि चढ़ाती थी जो उनके खिलाफ आवाज उठाता था, लेकिन रानी दुर्गामती के दुश्मनों ने उन्हें मार डाला, जिसके बाद उनकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। CBI वाले फौरन ही चंचल को दुर्गामती हवेली पे लेके आते हैं और यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ACP अभय सिंह चंचल से बहुत नफरत करते थे क्योंकि चंचल के ऊपर उनके भाई को मारने का इल्जाम था। इस हवेली में चंचल के साथ हवलदार नंदू, गोपी, पीतल देवी और वॉचमैन रहने वाला था क्योंकि चंचल यहाँ कुछ दिन बिताने वाली थी। अब हवेली में इंटर करते ही कुछ अजीब चीजें होती हैं, लाइक एक काले कौवे का मरना, दिया का बुझना, हवलदार का अपना आपा खोना इत्यादि। हम व्यूअर्स को भी ऐसा फील होता है कि हवेली में चंचल पे कोई तो नजर रख रहा है और चंचल यहाँ एक बड़े से दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। तभी वहां कंचन नामक औरत आती है जो कि वॉचमैन की वाइफ थी और कंचन के ऊपर सबके भोजन पानी की जिम्मेदारी थी। इंटरोगेशन शुरू होता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि CBI वालों ने हवेली के हर एक कमरे में कैमरा लगा दिया था। पूछताछ के दौरान चंचल बार बार कहती है कि ईश्वर प्रसाद एक बहुत ही ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है। इनफैक्ट उन्होंने तो अपने घर वालों को, भाई तक को खुद से अलग कर दिया क्योंकि वो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहते थे। सताक्षी को चंचल से ईश्वर के खिलाफ कुछ नहीं मिलता और वो अपने इंटरोगेशन को नेक्स्ट डे कंटिन्यू करने का सोचती है। उस रात हवेली में चंचल दुर्गामती की एक पुरानी किताब पढ़ती है और यहाँ उसकी रिंग भी गिर के एक कमरे में चली जाती है।
रिंग को निकालते वक्त चंचल को कुछ एबनॉर्मल फील होता है और कुछ ही सेकंड्स बाद हम व्यूअर देख पाते हैं कि चंचल पे कोई अदृश्य शक्ति अटैक कर देती है। चंचल भागकर नंदू और गोपी से हवेली का डोर ओपन करने कहती है, लेकिन वो लोग एसीपी के ऑर्डर की वजह से दरवाजा नहीं खोलते। चंचल अपनी पूरी रात हवेली के दरवाजे पे बिताती है और उसे कई विजिबल चोट लगे थे। नेक्स्ट डे इंटरोगेशन फिर से शुरू होता है और आज भी चंचल ईश्वर के खिलाफ कुछ नहीं बोलती। चंचल अपने बयान के दौरान काफी कॉन्फिडेंट थी और एक झूठ बोलने वाला इंसान इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता अनटिल अनलेस उसने इस चीज की ट्रेनिंग ले रखी हो। खैर, उस रात हवेली में चंचल एक बड़ा सा तस्वीर देखती है जिसमें एक औरत ने फांसी लगा रखा था। इसके ठीक बाद चंचल वहां एक फिल्म और प्रोजेक्टर देखती है एंड अगेन उस पर कोई अदृश्य शक्ति अटैक करती है। चंचल के चिल्लाने की आवाज सुनकर गोपी और नंदू अंदर आते हैं और वो लोग भी चंचल को किसी अदृश्य शक्ति द्वारा मार खाते हुए देखते हैं। चंचल अपने आप ड्रैग होकर एक कमरे में चली जाती है जिसे देखकर दोनों हवलदार काफी डर जाते हैं। इसके ठीक बाद चंचल रानी दुर्गामती के अवतार में सामने आती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि दुर्गामती के स्पिरिट ने चंचल को पजेस कर लिया है। दुर्गामती का कहना था कि वो चंचल को बाहर जाने नहीं देगी और वो नंदू और गोपी पे काइंड ऑफ अटैक करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीबीआई वाले ये सब कैमरा फुटेज में देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि नंदू हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स ईश्वर को एक टेंपल विजिट करते देखते हैं और उस टेंपल से 35 किलोमीटर दूर एक मंदिर में मूर्ति की चोरी हो रही थी। इस चोरी में अजय इन्वॉल्व था और हम व्यूअर्स को ऐसा प्रतीत होता है कि अजय के इस करतूत के बारे में ईश्वर को पता नहीं है, ऑल्दो ईश्वर को अजय पर शक जरूर हो रहा था। खैर, यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जब चंचल एक IAS ऑफिसर हुआ करती थी। यहाँ हम व्यूअर शक्ति नामक इंसान को देखते हैं जो कि गरीबों की आवाज था और वो कई बार गरीबों के लिए प्रोटेस्ट वगैरह करता था। ऐसे ही एक प्रोटेस्ट में जनता वॉयलेंट हो गई थी, लेकिन शक्ति ने चंचल को बचाया विच शोड कि शक्ति एक बहुत ही साफ दिल का इंसान था। शक्ति स्टैमफोर्ड से MBA किया था, लेकिन वो अपनी US वाली नौकरी को छोड़कर इंडिया में गरीबों की मदद करने आया था। शक्ति के भाई ACP अभय सिंह थे और धीरे धीरे हम देखते हैं कि कैसे चंचल शक्ति को पसंद करने लग गई थी। इन दोनों की शादी भी हो जाती है, लेकिन ये सब देखकर हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिर चंचल ने शक्ति को क्यों मार डाला। कमिंग बैक इन प्रेजेंट टाइम, हम व्यूअर्स चंचल को हवेली में देखते हैं जिससे मिलने एक डॉक्टर आए थे। डॉक्टर चंचल से दुर्गामती के बारे में सवाल करते हैं और वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे चंचल के अंदर की दुर्गामती ट्रिगर हो जाए। ठीक वैसा ही होता है और हम भी उस दुर्गामती को चंचल के ऊपर हावी होते देख पाते हैं। रानी दुर्गामती डॉक्टर पे काइंड ऑफ अटैक करती है और वो अपने पास्ट की कहानी हमें सुनाती है। इस कहानी में हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि रानी दुर्गामती महाती साम्राज्य को चलाती थी और उन्होंने 12 साल की उम्र में ही तलवार उठा लिया था। उनके साम्राज्य में बाज शाहबाज नामक एक इंसान ने उन्हें धोखा दिया, जहां पहले तो वो रानी का भरोसा जीता, जिससे रानी दुर्गामती ने उसे सेनापति बनाया। सेनापति बनते ही बाज ने सर्वशक्ति को मारकर सेना पे कब्जा कर लिया, जिसके बाद वो दुश्मनों के साथ मिलकर महती साम्राज्य को लूट लिया। जब रानी दुर्गामती ने उसे रोकने की कोशिश करी तो उसने रानी को ही मेंटली अनस्टेबल बोलकर हवेली में कैद कर दिया। रानी दुर्गामती से ये सब देखा नहीं गया, जिसके परिणाम अनुसार उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। रानी का कहना था कि जब तक वो बाज सहबाज से बदला न ले ले तब तक वो वापस नहीं जाएगी। अब ये सब देखकर डॉक्टर कहते हैं कि चंचल कैक्रोफियोफोबिक, दैट इज फियर ऑफ फेलियर, और स्किज़ोफ्रेनिक है, जिस वजह से वो रानी दुर्गामती की कहानी में अटक गई है। चंचल यहाँ अरबिक लैंग्वेज में भी बातें कर रही थी, जबकि उसे वो लैंग्वेज आती तक नहीं थी। इन इवेंट्स और कुछ सुपरनैचुरल हैपनिंग्स को देखने के बाद सीबीआई टीम डिसाइड करती है कि वो लोग एक तांत्रिक से मदद मांगेंगे। फिर क्या था, उसी रात एक तांत्रिक को हवेली में लाया जाता है और हवेली के पास आते ही ये तांत्रिक एक खुफिया रास्ता ढूंढ निकालता है जिससे हवेली के अंदर जाया जा सकता था। हवेली के अंदर ये तांत्रिक एक जार ढूंढ निकालता है जिसमें एक सांप कैद था और उसके हिसाब से हवेली में नाग बंधन लगा है। वो एक निराकार रुद्राक्ष स्थापित करता है जो कि पॉजिटिव एनर्जी के प्रेजेंस में रेड हो जाएगी और नेगेटिव एनर्जी के प्रेजेंस में ब्लैक हो जाएगी। इसके अलावा वो चंचल के कमरे में एक वाटर पॉट डलवाता है जो कि 2 आत्माओं के प्रेजेंस में दुर्गंध देने लग जाएगी। इन सभी प्रोसीजर्स को कंप्लीट होने में 2 दिन लगेंगे, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि हवेली में किसी आत्मा का निवास है। एंड यस, ये तांत्रिक इस आत्मा को भगाने में सक्षम नहीं था। एनीवेज, नेक्स्ट डे सीबीआई फिर से चंचल को इंटरोगेट करती है और यहाँ हम व्यूअर्स को प्राणधारा प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है जिसपे ईश्वर प्रसाद काम कर रहे थे।
ये प्रोजेक्ट अहलूवालिया ग्रुप को मिला था और इस प्रोजेक्ट में एक डैम बनता जिसका लाभ 135 गांव को होता। इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट की मदद से लोगों को बिजली और उपजाऊ जमीन भी मिलती। नाउ सताक्षी को इस प्रोजेक्ट के इंटेंशंस पे शक था, लेकिन चंचल क्लियरली बोलती है कि ये प्रोजेक्ट जनता की भलाई के लिए है और ये अहलूवालिया ग्रुप को इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने सबसे कम प्राइस कोट किया था। एनीवेज, यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एसीपी अभय सिंह पे फोकस करती है, जहां हमें पता चलता है कि चंचल जल्द ही छूट जाएगी क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस में शक्ति को मारा था। ये जानकर एसीपी को गुस्सा आता है और वो रात को हवेली जाता है ताकि वो चंचल को मार सके। हवेली में उसे निराकार रुद्राक्ष काला मिलता है और चंचल के कमरे वाले पानी से बदबू आ रही थी। दिस मेंट की हवेली में किसी आत्मा का साया है और यहाँ एसीपी के साथ भी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। इनफैक्ट एसीपी चंचल को फांसी पर देखता है और वो किसी तरह चंचल को बचाते हुए खुद को शैंडलियर से बचाता है। चंचल पे यहाँ कोई अदृश्य शक्ति अटैक कर रही थी और हम व्यूअर्स उसे अपने आप ड्रैग होते हुए और खुद को नेल करते हुए भी देखते हैं। उसके चीख से कांच तक टूटता है एंड वहां आग तक लग जाती है। इस आग में दुर्गामती की किताब भी जल जाती है एंड द नेक्स्ट सीन दैट वी सी इज कि एसीपी अभय हॉस्पिटल में है और वो चंचल को किसी तरह बचाकर हॉस्पिटल ले आए। इस पॉइंट पे सीबीआई टीम के पास कुछ प्रूव करने को बचा नहीं था और वो भी मानने लगे थे कि चंचल इज आइदर पोजेस्ड और मेंटली अनस्टेबल। सताक्षी तो ये तक मानने लग गई थी कि ईश्वर सच में काफी ऑनेस्ट इंसान है जिसको जबरदस्ती फंसाना पॉसिबल नहीं है। बट देन शी नोटिसेस समथिंग। दूसरी तरफ ईश्वर प्रसाद चंचल से मिलने एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में आते हैं क्योंकि चंचल को वहीं रखा गया था और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि चंचल काफी डरी डरी सी थी। ईश्वर चंचल से अकेले में मिलते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ी ट्विस्ट आती है। जी हाँ दोस्तों, हमें पता चलता है कि चंचल अब तक पोजेस्ड होने का नाटक कर रही थी और वो ये सब ईश्वर के कहने पे कर रही थी। दरअसल अहलूवालिया ग्रुप ने ईश्वर को 1800 करोड़ रुपए दिए थे ताकि वो 135 गांव को खाली करवा के डैम बनाने का काम शुरू करवाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनमें से 8 गांव के नीचे बॉक्साइट दबा था जिसको अगर माइन किया जाए तो उसकी कीमत हजारों करोड़ में थी। ईश्वर ने चंचल को 1800 करोड़ में से 300 करोड़ ऑफर किए थे ताकि वो ये सब नाटक करते हुए ईश्वर को हमेशा निर्दोष और बहुत ही अच्छा इंसान बताए। ये 1800 करोड़ फिलहाल चंचल के अकाउंट पर रखे गए थे ताकि चंचल को ये ना लगे कि ईश्वर उसके साथ भी धोखा करेगा। तो अब समय आ गया था कि चंचल सिग्नेचर करके ईश्वर के 1500 करोड़ लौटा दे और वो अपना नाटक जारी रखे क्योंकि 6 महीने बाद वो छूट ही जाएगी। इस पॉइंट पे हम ईश्वर के बुरे साइड को देख पाते हैं जहां वो चंचल को उसके 300 करोड़ भी न देने का सोच रहा था और वो अपनी हॉलीडे स्विट्जरलैंड वगैरह में मनाने का प्लान कर रहा था। उसने ये पैसा चंचल के अकाउंट पे इसलिए रखवाए थे ताकि अगर वो फंसे तो वो सारा ब्लेम चंचल पे डाल सके। एंड एनीवेज पैसा तो चंचल के अकाउंट पे है ना, तो फंसेगी चंचल ही। जनता के सामने वो ऐसे नाटक कर रहा था मानो उसे लोगों की और चंचल की बहुत फिक्र है, लेकिन उसे बस अपने 1800 करोड़ से मतलब था। मोरओवर हम ये भी समझ पाते हैं कि ईश्वर ने ही उन 12 मंदिरों से मूर्तियां चोरी करवाई थी अजय की सपोर्ट से ताकि वो उन्हें फॉरेन ऑक्शंस में भारी दामों पे बेचकर पैसे कमा सके। दूसरी तरफ सताक्षी वापस से हवेली जाती है और वो समझ जाती है कि यहाँ जो कुछ भी चंचल के साथ हो रहा था वो सब रिग्ड था, यानी कि चंचल की रानी दुर्गामती वाली कहानी फेक थी जो कि उसने वहां आसपास लिखे कुछ शब्दों को देखकर बना दिया था, द यूजुअल सस्पेक्ट स्टाइल। चंचल का अपने आप ड्रैग होना ये सब वायर्स का कमाल था और सीबीआई का एक ऑफिसर भी ईश्वर के साथ मिला हुआ था जो उसे पल पल की खबरें देता था। इसी ऑफिसर के कारण ईश्वर को पहले ही पता चल गया था कि सीबीआई चंचल को इंटरोगेट करेगी और इसीलिए ईश्वर पहले ही चंचल के साथ मिलकर प्लान बना लिया था। इनफैक्ट नंदू भी चंचल की मदद कर रहा था और चंचल सब कुछ परफेक्टली एग्जीक्यूट करके पूरी सीबीआई टीम को झांसा दे दी थी। यहां से कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहां हम देख पाते हैं कि डैम कंस्ट्रक्शन के लिए 135 गांव को खाली किया जा रहा था और शक्ति यहां नोटिस करता है कि पन्ना गांव के साथ साथ 7 ऐसे गांव के लोग थे जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिले थे। शक्ति तुरंत समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है और ऐसे में वो पन्ना गांव के लोगों को गांव खाली करने से मना करता है। शक्ति वहां के इरिगेशन ऑफिसर को मारता है और वो अपनी पत्नी चंचल को फोन करके उस पर भड़कता है। चंचल फौरन शक्ति से मिलने आती है और यहाँ शक्ति रिवील करता है कि उसकी गवर्नमेंट 8 एक्स्ट्रा गांव के लोगों को जगह खाली करने के लिए पैसे दे रही है।
इस बात का पता चंचल को भी नहीं था और तभी वहां ईश्वर अपने गुंडों के साथ आता है। ईश्वर बताता है कि उन 8 गांव के नीचे बॉक्साइट है जिससे वो 1800 करोड़ कमाएगा और ऐसे में वो शक्ति को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। यहाँ शक्ति और ईश्वर के बीच लड़ाई होती है और इस लड़ाई में ईश्वर ओवर पावर कर जाता है। वो चंचल से अपने पति शक्ति को शूट करने कहता है, वरना वो पन्ना गांव के लोगों को मरवा देगा जो कि फिलहाल उसके कब्जे में है। अब चंचल रोते हुए शूट नहीं कर पाती और इसीलिए ईश्वर गांव के कुछ लोगों को मारता है। और दोस्तों ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जहां गांव के लोगों को मारा जा रहा था। शक्ति से ये सब देखा नहीं जाता क्योंकि वो गांव के लोगों से बहुत प्यार करता था, तो उन्हें बचाने के लिए वो चंचल के हाथ से खुद को शूट कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, चंचल अपने पति के मर्डर केस में फंस जाती है जो कि उसने किया भी नहीं था और इसी वजह से उसे जेल भी हुई थी। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि अगर ईश्वर ने चंचल के साथ इतना बुरा किया था तो चंचल अभी उसका साथ क्यों दे रही है। चंचल उसका साथ नहीं दे रही है बल्कि कुछ और कर रही है, लेकिन वो क्या कर रही है ये आपको 1 से 2 मिनट में पता चल जाएगा। प्रेजेंट में ईश्वर का पीए चंचल से 1800 करोड़ रुपए के लिए साइन लेने जाता है, लेकिन चंचल पेन को उसके हथेली में घुसेड़ देती है। ये देखकर ईश्वर चंचल से फिर से बात करने जाता है, जहां चंचल साइन तो करती है लेकिन वो सिग्नेचर में दुर्गामती लिखती है। जी हाँ दोस्तों, चंचल एक्चुअली में डबल गेम खेल गई थी जहां वो ऐसा एक्ट कर रही थी एज इफ शी इज हेल्पिंग ईश्वर, लेकिन असल में वो उसे फंसा रही थी। उसने अपने इंटरोगेशन के दौरान इनडायरेक्टली कई हिंट्स दिए थे जिससे शताक्षी को ईश्वर के बारे में पता चल सके। उसने ये सब डायरेक्ट नहीं बताया क्योंकि सीबीआई में ईश्वर का एक आदमी था और अब चंचल ईश्वर को फूटी कौड़ी नहीं देने वाली थी। ये सब जानकर ईश्वर चंचल पे भड़कते हुए अपनी सारी काली करतूतों के बारे में बात करता है जो कि एक कैमरा में रिकॉर्ड होकर देश भर में लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। ऐसा करते ही ईश्वर वॉज एक्सपोज्ड और उसके घर से चोरी हुई मूर्तियां भी बरामद कर ली जाती है। पन्ना गांव के लोगों को भी ईश्वर के गुंडों से छुड़ाया जाता है एंड ईश्वर वॉज ऑल ट्रैप्ड नाउ। अपनी बर्बादी का तमाशा देखकर ईश्वर चंचल पे गन तान देता है और चंचल बड़ी चालाकी से खुद को ईश्वर के गन से हाथ पर शूट कर लेती है, जिस वजह से एसीपी अभय को ईश्वर को वहीं पे शूट करके मारना पड़ता है। चंचल फाइनली राहत की सांस लेती है क्योंकि उसने शक्ति का बदला ले लिया था और ईश्वर जैसा करप्ट इंसान एक्सपोज हो चुका था। नाउ इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स को लगता है कि ये फिल्म खत्म हो गई है, लेकिन अभी फिल्म में 1-2 और ट्विस्ट्स बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, नंदू चंचल को हमेशा से मदद कर रहा था। सीबीआई को ईश्वर और मूर्ति चोरी की पैटर्न के बारे में चंचल ने ही सीक्रेटली नोटिफाई किया था और जिस रात एसीपी चंचल को मारने हवेली गया था उस रात चंचल ने सब सच एसीपी को बता दिया था। दैट इज कि ईश्वर ने एसीपी के भाई शक्ति को मारा है, चंचल ने नहीं मारा है। ये सब जानने के बाद एसीपी भी एक दिन पहले से चंचल के प्लान में शामिल हो गया था और इसीलिए एसीपी आकर ईश्वर को शूट कर देता है क्योंकि उन्होंने पहले ही ईश्वर को मार डालने का प्लान बनाया था। यहाँ हमें पता चलता है कि चंचल को बचपन से मैजिक वगैरह का शौक था एंड दैट इज वाई वो ये सब ट्रिक्स दुर्गामती हवेली में कर पाई। उसने निराकार रुद्राक्ष और पानी तक को रिप्लेस कर दिया था ताकि सभी को लगे कि हवेली में कोई आत्मा है। रही बात 1800 करोड़ की, तो इस पैसे को ये लोग शक्ति फाउंडेशन में लगाते हैं जिससे गरीबों की मदद की जा सके। अब दोस्तों इस पॉइंट पे 2 बात अभी भी अनक्लियर थी। पहली ये कि एंड में एसीपी के आने के पहले ही ईश्वर को एक गोली लग चुकी थी, तो वो गोली किसने मारी। दूसरी बात यह कि चंचल हवेली में अरेबिक कैसे बोल पाई जबकि उसे अरेबिक आती तक नहीं थी। यहाँ चंचल बोलती है कि उसे सचमुच अरेबिक नहीं आती और उसने ईश्वर को शूट नहीं किया था। दोस्तों यहाँ हम व्यूअर्स को एक फाइनल ट्विस्ट देखने को मिलता है जहां हमें हवेली के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिससे एकदम क्लियर था कि उस हवेली में सचमुच रानी दुर्गामती की आत्मा थी जो कि चंचल को कभी कभी कंट्रोल कर रही थी। हम दुर्गामती की परछाई को अपने आप मुंह होते देख पाते हैं और एंड सीन में दुर्गामती ने ही चंचल को ओवर पावर करके ईश्वर पे गोली चलाई थी। सो बेसिकली फिल्म में जो कुछ भी हो रहा था उसमें दुर्गामती के रूह का भी थोड़ा बहुत हाथ था जो कि अच्छे लोगों का साथ दे रही थी। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी दुर्गामती फिल्म की कहानी और इस फिल्म में कुछ थियरीज वगैरह नहीं है बल्कि एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर। मुझे पर्सनली ये फिल्म उतनी कुछ खास नहीं लगी। मैंने पहले ही बागमती देख रखी है तो मेरे लिए यहाँ कुछ नया नहीं था और इस फिल्म के इवेंट्स खुद को क्लेवर वे में पोर्ट्रे करने के चक्कर में ओवरडू कर देते हैं। यहाँ हर 10 मिनट्स में आपको एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो कि एंड तक थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। अगर आपने बागमती नहीं देख रखी है तो आप दुर्गामती फिल्म को एक बार जरूर चेक कर सकते हैं, वरना देयर इज नथिंग न्यू फॉर यू हियर।
ध्यान रहे कि दिस इज नॉट अ रिव्यू, इनफैक्ट आई डोंट गिव अ रिव्यू, ये सब बस मेरे ओवर द टॉप थॉट्स है फॉर यू टू डिसाइड। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।